तो इस वीडियो में हमने ख़त्म किया है पूरा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो जो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उसको मैंने पूरा इसमें ख़त्म कर दिया, इसलिए जो भी प्रश्न आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ज़्यादा बातें ना करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, डोबेराइनर का त्रिक नियम, यानी कि इसी से संबंधित चैप्टर का स्टार्ट होता है, डोबेराइनर के त्रिक नियम। बाकी छोटे छोटे पॉइंट बहुत वो आपके उतने काम के नहीं है, जो आपके प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, जहाँ से बन रहा प्रश्न वहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो डोबेराइनर एक वैज्ञानिक थे। हुआ क्या ना कि जब तत्वों का खोज हुआ तो अब पता है कि वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है। वर्गीकरण करना इसलिए जरूरी है कि ताकि जो है तत्वों का जो अध्ययन है ना वो आसान हो सके करना। जैसे मान चलिए आप दुकान चलाते हैं, उसमें क्या है कि चावल बेचते हैं। चावल अगर मान चलिए एक 40 वाला चावल 50 वाला चावल एक के मिला कर रख दीजिएगा, अगर कोई आएगा 40 वाला खरीदने के लिए तो कैसे दीजिएगा आप, चुन चुन के देना पड़ेगा ना, क्योंकि मिक्स कर दिए है ना। इसलिए क्या कर दीजिएगा आप, 40 वाले को अलग रखिएगा, 50 वाले को अलग रखिएगा। सेम वही यहाँ पर हुआ है, जितने भी तत्व के खोज होने लगे तो सभी तत्वों का गुण तो अलग अलग है, कोई धातु है, कोई अधातु है, कोई उपधातु है, तो सबको क्या है अलग अलग करके अच्छे से रख दिया गया। तो इसको बोलते हैं वर्गीकरण। तो तत्वों के वर्गीकरण में डोबेराइनर का क्या योगदान है उनको देखते हैं। इन्होंने डोबेराइनर ने जो है तत्वों का वर्गीकरण जो किया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर किया था। और ये तीन का एक समूह बना रहा था। ये क्या कर रहा था, तीन तत्वों का एक समूह बना रहा था। पढ़ते हैं इसको क्या क्या लिखा है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ये नियम जो है कब दिया गया था, 1817 यह नियम दिया गया था। परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। फिर है समान गुण वाले तत्वों को लिया था, मतलब तीन तत्व लिए, जैसे लिथियम लिए, सोडियम लिए, पोटेशियम लिए। इन तीनों का गुण क्या है, एक है। तो जिन तीनों तत्वों का गुण एक होते थे उन्हीं को ये लेता था। तीनों तत्वों का एक त्रिक बनाया, देखिए 1 2 3, ये तीन मिलकर क्या बनाया, एक ट्राई। तो डोबेराइनर ने क्या बोला, डोबेराइनर ने बोला कि तीन तत्वों का हम एक त्रिक बनाएंगे। इन तीन तत्वों के त्रिक में पहला जो परमाणु होगा और दूसरा जो परमाणु होगा, इन दोनों का द्रव्यमान को आधा कर दीजिए, वो आ जाएगा बीच वाले का द्रव्यमान। वो क्या आ जाएगा, बीच वाले का द्रव्यमान। तो करके देखते हैं साथियों। जो लिथियम है इसका द्रव्यमान 7 होता है, और पोटेशियम जो इसका द्रव्यमान लगभग 39, हालांकि 40 होता है, लेकिन आप 40 के लगभग होता है, पूरा नहीं होता। तो 39 7, इनको क्या करना है 2 से भाग देना, यानी कि औसत आप बोल सकते हैं। दो तत्व लिए, दोनों का औसत। तो 39 7 कितना हो जाएगा 46, और 46 में 2 से भाग देगा कितना हो जाएगा 23। तो यानी कि साथियों सोडियम का जो द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा 23 आएगा, और सोडियम का द्रव्यमान 23 होता भी है, ये बात सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने जो है आपका त्रिक नियम बनाया था। तो लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। कितना त्रिक दिया, यहाँ दिया, एग्जाम में पूछेगा डोबेराइनर कितने त्रिक बनाने में सफल हुए थे, तो 3 त्रिक। कितना, 3 त्रिक बनाने में सफल होते हैं। पहला तो देख लीजिए, दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, ये भी त्रिक बनाया है। अब इनको भी देख लेते हैं कि इसका इन्होंने कैसे निकाला। वही तरीका है। इसका क्या करना है, द्रव्यमान लेना है, इसका भी द्रव्यमान, दोनों का औसत निकालना। तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है 40 होता है, कितना होता है 40। और साथियों बेरियम का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 137 होता है, ठीक है ना। और दोनों को भाग दे दीजिए, तो जोड़िए दोनों, कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 40 से कितना हो जाएगा 77, यानी कि 177। और दोनों को भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग, भाग दीजिएगा तो कितना होता है 88 होता है ना, हाँ 88। तो 88.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 88.5। तो लगभग आपका स्ट्रांशियम का द्रव्यमान क्या आ जाएगा आपका 88.5 आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर सकते हैं। अब जो है तीसरा देखते हैं, ये जो आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसी तरह से इसका भी निकालेंगे। तो इसका भी हम निकाल के देखते हैं। तो इसका निकालिए, सेम वही तरीका है। तरीका क्या है, क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है 35.5, और आयोडीन है, आयोडीन का द्रव्यमान साथियों कितना होता है, आयोडीन का होता है ये आपका 127 के करीब होता है। अब बटे औसत निकालिए 2, तो जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 पे कितना हो जाएगा 35 7 42, और 42 20 62, यानी 162.5/2। तो इसको जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 और 31, यानी कि लगभग 81। अब इसको भाग दे लीजिएगा, लगभग 81 प्लस आएगा, 81 प्लस आएगा। अब इसको भाग दे दीजिएगा, जो ही दोनों भाग दे के आएगा वो क्या हो जाएगा आपका ब्रोमीन का क्या हो जाएगा साथियों, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आप है निकाल सकते हैं त्रिक नियम के माध्यम से परमाणु द्रव्यमान बीच वाले का। तो
तो प्रश्न कैसे आएगा, हमें तो प्रश्न बनाने से मतलब है। प्रश्न कैसे आएगा कि जो है डोबेराइनर ने कितने तरीक दिए थे, तो केवल 3 तरीक ही दिए। कौन कौन से देख लीजिए। पहला क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। दूसरा क्या है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। तीसरा क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयरन। अच्छा, अगर मान चलिए कि कैल्शियम का आपको परमाणु द्रव्यमान याद नहीं है, बेरियम का नहीं है, तो एग्जाम में अगर तो कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इनका वो द्रव्यमान खुद आपको दे देगा। बेरियम का परमाणु संख्या 56 होता है, द्रव्यमान आपको हम बता दिए, इनका द्रव्यमान संख्या आपको पहले से वो दे देगा, तो चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन थे ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन है ये बात आपको ध्यान रखना है, कौन कौन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयरन, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब है न्यूलैंड का स्टैग्नियम, और उससे ज़्यादा कुछ क्या बोलते हैं, डोबेराइनर से प्रश्न आपका नहीं आएगा। न्यूलैंड का स्टैग्नियम साथियों क्या कहता है, इनको पढ़ते हैं। 1865 में दिया गया है नियम। देखिए कहीं कहीं क्या है 1864 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1866 लिखा रहता है, और कहीं का 1865 लिखा रहता है। तो ईस्वी तो नहीं पूछेगा इसका कन्फर्म है, क्योंकि बहुत सारा ईस्वी है, तो क्या देगा, अगर देवो करेगा तो 64-65 नहीं देगा, बहुत अंतराल में देगा। मान चलिए ऑप्शन में 66 दे दिया तो 64-65 नहीं देगा, समझ रहे ना। तो इसलिए मैं तीनों को लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं देखते हैं 66 लिखा, कहीं 65, कहीं 64, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए इसको आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है ना। अब आगे इसमें क्या पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। न्यूलैंड का स्टैग्नियम क्या कहता है। जब न्यूलैंड ने नियम दिया था ना, अब देखिए डोबेराइनर ने दिया, इसका उतना सफल नहीं हो पाया, 3 ही तरीक दे पाया, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। अब न्यूलैंड आते हैं। न्यूलैंड क्या करते हैं, ये जो है ना, ये भी देते हैं तत्वों का वर्गीकरण का उपाय। इसका भी जो प्रकार था, यानी कि आधार था, वो द्रव्यमान था। डोबेराइनर का भी क्या था, इसका भी वर्गीकरण का आधार क्या था, द्रव्यमान ही था। और न्यूलैंड का भी द्रव्यमान का आधार क्या था वर्गीकरण का, वो आपका द्रव्यमान पर आधारित ही था। इसके समय 56 तत्व ज्ञात थे। क्वेश्चन पूछेगा कि जब न्यूलैंड स्टैग्नियम दे रहे थे तो उस समय जो है कितने तत्वों की खोज हुई थी, तो 56 तत्वों की खोज हुई थी। डोबेराइनर के समय कितना हुआ था, इसका प्रमाण नहीं है सही तरीके से, ठीक है ना। तो डोबेराइनर वाला नहीं पूछता क्योंकि प्रमाण सही से नहीं है। और न्यूलैंड का प्रमाण है 56 तत्व उस समय खोज हुए थे, तो ये प्रश्न पूछता है। यह नियम, इसका भी देखिए, यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि न्यूलैंड का नियम जो है कहाँ तक, किस तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। ये भी ज़्यादा सक्सेस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आते गया तो धीरे धीरे सुधार होते गया आवर्त सारणी में। फिर देखिए सब पॉइंट आप लिखते जाइए। फिर क्या है साथियों, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखिए हम सारा पॉइंट लिख लिए हैं ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ये बात हम पहले बोल दिए कि न्यूलैंड ने जो वर्गीकरण किया था आवर्त तत्वों का, वो किस पर आधारित था, आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। फिर है इस नियम के अनुसार, देखिए ये नियम अब क्या कहता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म जो है ना पहले तत्व से मिलता है। अभी इसको और अच्छे से समझाएंगे, अभी सिर्फ लिखे हैं ना, अभी आगे समझाएंगे इसको। ये क्या बोला कि प्रत्येक हम जो आवर्त सारणी लेंगे ना, उसमें क्या होगा, जो अगला जो 8वां तत्व होगा ना, वो पहले वाले तत्व से उनका गुण मैच करेगा। ये बोला था कौन, न्यूलैंड बोला था। आगे पढ़ते हैं, सब ये बताएंगे अच्छे से, पहले पढ़ने दीजिए। इस नियम की तुलना संगीत के सुरों से की जाती है। संगीत का सुर आप जानते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये आपका संगीत का सुर होता है। तो इससे तुलना की थी न्यूलैंड ने अपने वर्गीकरण को, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। और क्या है, यह सिर्फ जो है ना हल्के तत्वों के लिए लागू हुआ था, भारी तत्व के लिए ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कैल्शियम क्या है, उतना भारी नहीं होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 से होता है। ज़्यादा भारी तत्वों के लिए इनका वर्गीकरण नहीं लागू हुआ था। इन्होंने कहा कि भविष्य में कोई तत्व की खोज नहीं होगा। यानी कि देखिए इसमें क्या, हम देखिए कैसे पॉइंट आपको बना के लिखे, इसमें हम दोष और उसका गुण सब एक में लिख दिए है ना। तो हमें तो सिर्फ पढ़ने से मतलब है, आपको क्या है एग्जाम में क्वेश्चन करने से मतलब है। चाहे तो गुण अलग लिखे, दोष अलग लिखे, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो सब हम एक में लिख दिए, ताकि क्या अलग से लिखेंगे, एक में लिख दिए, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस इतना मैं कह रहा हूँ। अब देखिए इन्होंने जो सजाया था आवर्त सारणी को, इस तरह से इन्होंने कुछ आवर्त सारणी बनाई। पहले लिया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद लिया फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह से इन्होंने आवर्त सारणी अपना बनाया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक जो 8वां तत्व होगा उनका गुण जो है पहले तत्व से मैच करेगा। तो यहाँ गिनिए,
1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका 8। यानी कि साथियों 8वां नंबर पर कौन आया, ये आया। इसका गुण जो है पहले वाले से मैच करेगा। पहला वाला कौन है, पहला वाला आपका ये है, तो इसका गुण साथियों इससे मैच करेगा। यही बोला था न्यूटन। ये 8वां तत्व हो गया ना, ये जो आपका है ये 8वां तत्व हो गया। और इसका गुण किससे मैच करेगा, पहले वाले तत्व से। पहला वाला तत्व कौन है आपका, हाइड्रोजन, तो इससे मैच करेगा। ठीक है ना। फिर देखिए, फिर गिनिए, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 सॉरी 2 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8। फिर इसका गुण साथियों इससे मैच करेगा। इसी तरह से इन्होंने, यानी कि कह सकते हैं, अगर मैं इन सबको हटाऊं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो है ना, ये जो है पूरा लिखे यहाँ पर जो है, ये आपका जो है एक गुण वाला होगा। ये जो हम लिखे हैं आपका, ये क्या होगा साहब, एक गुण वाला होगा। इसी तरह का बात कुछ कहा था किसने, न्यूलैंड ने, लेकिन ये पूरा सक्सेस नहीं हो पाया। अब देखिए इसी सीरीज में इन्होंने किसको घुसा दिया है, कोबाल्ट और निकेल को घुसा दिया है। यानी कि होना चाहिए एक के तत्व, लेकिन दो तत्व को, मतलब कि कुछ अपना आवर्त सारणी को अच्छे से करने के लिए कुछ से कुछ ही वगैरह वगैरह नियम दे दिया है। एक ही तत्व में जो है दो तत्व को घुसा दिया, कोबाल्ट निकल को घुसा दिया किसके, इसमें तत्व से। अगर आप अच्छे से देखें, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे क्या हैं, ये आपके अधातु हैं। और कोबाल्ट निकेल जो है ये धातु है। तो बताइए, अधातु को कहियो धातु में रख सकते हैं, उसके लिए तो अलग होना चाहिए ना। वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग सेपरेट करिए। ये सब अधातु है, प्लस में हाइड्रोजन भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो इसके साथ रख दिया कोबाल्ट और निकेल को। तब कि कोबाल्ट और निकेल धातु है, इससे कभी मैच, तो यहीं पर इसका फेल हो जाता है। तब कि कोबाल्ट निकेल जो है ना, इनका गुण ज़्यादा मैच करता है लोहा से। अब देखिए लोहा को यहाँ रखा है, बताइए ये कभी सही है, नहीं सही है। यहाँ ऑक्सीजन है, सल्फर है, और उसके साथ लोहा रख दिया, तो गलत है ना। ऑक्सीजन सल्फर और धातु है, इसके साथ धातु रख दिया। ये जो कोबाल्ट निकेल था, इसका गुण बहुत मैच करता है लोहा के साथ, तो लोहा के साथ रखो है, उसका गुण मैच कर रहा है, तो नहीं रखा ना। तो इसलिए ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। केवल साथियों ये कहाँ तक सक्सेस हुआ, ये सक्सेस हुआ कैल्शियम तक। कहाँ तक सक्सेस हुआ, ये कैल्शियम तक ही सक्सेस हुआ। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर है ना, सा रे ग म प ध नि सा। हमने क्या बोला, न्यूलैंड ने क्या बोला था कि मेरा गुण जो है ना संगीत के सुर से मिलता है। यानी संगीत के सुर के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, सा रे ग म प ध नि, वापस से क्या आएगा, सा आएगा। यानी कि वापस से क्या आएगा, सा, यानी कि सा से खत्म हुआ, वापस सा पर ही आएगा। तो वही बोला था, एक प्रत्येक 8वां तत्व है। 1 2 3, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैच खाया ना। यानी कि यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा सा से, तो फिर वापस यहीं पर सही आएगा, सा आएगा, सा रे ग म प ध नि सा। तो यानी कि यहाँ सा, तो इसीलिए इन्होंने जो है संगीत के सुरों से अपने इस आवर्त सारणी की तुलना की थी। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। केवल कैल्शियम तक ही ये लागू हुआ, उसके बाद जो ये लागू आपका नहीं हुआ, गलत हो गया। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम क्या है, उतना भारी नहीं होता, हल्का ही है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं ये केवल इनका जो आवर्त सारणी था वो आपका सिर्फ हल्के तत्व के लिए लागू हुआ, उसके बाद आपका इसका लागू नहीं हुआ। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखते हैं। इन्होंने भी जो है आवर्त सारणी के बारे में कुछ बताया। सबसे पहले डोबेरानो ने बताया, उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए आपका न्यूटन, क्या बोलते हैं इसको, अष्टक नियम देने वाले कौन थे, न्यूलैंड आए। न्यूलैंड भी का भी जो नियम था उतना सफल नहीं हुआ। उसके बाद कौन आए हैं, दिमित्री मेंडलीफ आए हैं। ठीक है ना। तो इसको देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला था। जो देखिए, जो भी प्रश्न बनेगा, सारा प्रश्न आपको जो यहाँ पॉइंट लिखे ना, ये समझिए कि सब आपका क्वेश्चन है, सब आपका क्या क्वेश्चन है, इससे एक को प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता है। ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ इस बात में दम है साथियों, इसीलिए मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ में मैं बोल दे रहा हूँ आपको। एक बार आप पूरा वीडियो देख के प्रश्न बना के देखिएगा, नहीं बने तो बोलिएगा। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी देखते हैं, 1872 में दिया गया। ठीक है ना। ईस्वी को आप ज़्यादा फोकस मत करिए। ठीक है ना। तत्वों, इन्होंने क्या कहा कि तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होंगे ना, उनके परमाणु भारों के आवर्तीय फलन। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि इसका भी जो आवर्त सारणी था ना, वो परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित था। अभी तक कौन कौन दे दिया, डोबेरानो दे दिया, आपका क्या बोलते हैं न्यूलैंड दे दिया, मेंडलीफ दिया। तीनों का जो आधारित था, क्या बोलते हैं वर्गीकरण का आधार था, वो परमाणु द्रव्यमान ही था। इस बात को ध्यान रखना है। इन्होंने क्या बोला कि तत्वों के जो भौतिक गुण होंगे और रासायनिक गुण होंगे, उनके परमाणु भार पर डिपेंड करेंगे। ठीक है ना।
भौतिक गुण आपको पता है कि ये मैंने आपको अम्ल क्षार लवण और धातु चैप्टर में बता दिया। भौतिक गुण क्या है, जैसे क्वथनांक, गलनांक, घनत्व, है ना, रंग, ये सब क्या है साथियों आपका भौतिक गुण होता है। रासायनिक गुण क्या है, जैसे अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, है ना, गुण में चेंज होना, ये सब आपका क्या होता है, रासायनिक गुण होता है। सब पहले हम बोलते आ रहे हैं जो शुरू से हमसे साइंस पढ़ रहे हैं, यानी कि जितना भी क्लास हमने दिया वो देखे हैं। अब मेंडलीव का जो आवर्त सर ने दिया उसमें टोटल कितने आवर्त थे, तो 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे साथियों, 7 आवर्त थे। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, 7 आवर्त। आवर्त को पीरियड भी बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, PERIOD, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। और वर्ग कितने थे, 8 थे। वर्ग कितने थे, 8 थे। वर्ग को समूह भी बोलते हैं। वर्ग का क्या बोलते हैं, समूह। इसे पॉइंट लिख लीजिए, है ना, अच्छे से लिख लीजिए कि 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे, ठीक है ना। अच्छा, आवर्त को कभी कभी क्या बोलते हैं साथियों, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज, इसको भी लिख लीजिए, क्षैतिज रेखा। बोलेगा मेंडलीव का आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा कितने थे, 7। क्षैतिज मतलब सोया हुआ ऐसे करके, और ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, ये सब तो पता है आपको। उदग्र भी बोलते हैं, उदग्र ऊर्ध्वाधर एक ही बात है। और वर्ग का मतलब क्या होता है, समूह। समूह कितने थे, मेंडलीव का आवर्त सारणी में 8 को थे, ठीक है ना। समूह को आप वर्ग बोल दीजिए, ऊर्ध्वाधर बोल दीजिए, है ना, ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोल दीजिए, एक के बात है सर। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग थे। आगे पढ़ते हैं। आगे हैं साथियों, इसके समय 63 तत्व ज्ञात थे। हमने बताया था न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व, लेकिन मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे। अब इसकी कमियां क्या है, देखिए हमने आपको पहले ही बोल दिया, मेंडलीव ने जो भी हुआ, इसका बुरा हुआ अच्छा हुआ सब हम एक पॉइंट में लिख दिए हैं। दोष, इसका दोष और जो अच्छाई सब हम एक में लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ये मत बोलिएगा कि दोष नहीं पढ़ा है आपने, एक वहीं सब लिख दिया। यह H को स्थान नहीं दे सकता, यानी नहीं दे सका। हाइड्रोजन जो है साथियों, हाइड्रोजन को ही अपने आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे पाया, तो ये कमियां हो गई इसकी। अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ा। मेंडलीव ने क्या कहा था कि हम अपने आवर्त सारणी में ना कुछ जगह खाली छोड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा भविष्य में, क्योंकि वहाँ पर जो है खाली इसलिए छोड़ रहे हैं कि वहाँ पर जो भविष्य में तत्वों खोज होगी उसको वहाँ रख दिया जाएगा, जो भी वैज्ञानिक आगे आएंगे। समझ गए ना, ये बोला था मेंडलीव ने, कुछ जगह खाली छोड़ा था अपने आवर्त सारणी में, जो भविष्य में इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि भविष्य में कुछ तत्व की खोज होगी, जिनको यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अक्रिय गैसों को स्थान ये नहीं दे सके। अक्रिय गैस आपको पता है क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होता है आपका अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस को भी स्थान ये अपने आवर्त सारणी में नहीं दे पाए, तो ये भी इसकी क्या थी, कमियाँ होती मेंडलीव के आवर्त सारणी की। और क्या है साथियों कमियाँ, समस्थानिक संभारिक, समस्थानिक संभारिक को भी स्थान नहीं दे पाए। समस्थानिक का मतलब साथियों क्या होता है, जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। संभारिक क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं और समस्थानिक को आइसोटॉप्स कहते हैं। संभारिक क्या होता है, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, वो आपके संभारिक होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है। क्या क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। बहुत सारे तत्व के समस्थानिक है, कार्बन के भी समस्थानिक है, ठीक है ना। तो समस्थानिक को यह स्थान नहीं दे पाए कौन, मेंडलीव, ठीक है साथियों। और क्या हुआ इसके आवर्त सारणी, इसके जब ये दे रहे थे लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइड को स्थान नहीं दे सके। आपको पता होगा कि लेंथेनाइड एक्टेनाइड क्या होता है, ये आपका सबसे नीचे होता है। अभी हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी मॉडल, जो मॉडर्न आधुनिक मॉडर्न जो आवर्त सारणी है, जो कि हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था, उनमें सबसे नीचे 2 ब्लॉक दिए गए हैं, सॉरी एफ ब्लॉक दिया गया। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को जो है जगह नहीं दे पाया मेंडलीव, तो इसकी ये क्या थी, कमियाँ थी। अब कुछ और प्रश्न है जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि इन्होंने क्या किया था कि अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ा था। तो वो क्या है, वो ये तत्व है जो खाली छोड़ा था, उनको एका एल्युमिनियम बोला था। एका एल्युमिनियम का जब खोज हो गया तो नाम क्या पड़ा, गैलियम। एका सिलिकॉन का नाम क्या पड़ा, जर्मेनियम। एका बोरोन का नाम क्या पड़ा, स्कैंडियम। बहुत वीवीआई है ये पॉइंट, बहुत वीवीआई, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है ये, ठीक है ना। एका एल्युमिनियम का नाम क्या पड़ा, गैलियम। एका सिलिकॉन का जर्मेनियम।
एका बोरॉन का स्कैंडियम। बात क्लियर साथियों, बिल्कुल क्लियर है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी से आपका इससे ज़्यादा प्रश्न आपका नहीं आएगा, इससे ज़्यादा जितना हमने आपको बता दिया इससे ज़्यादा प्रश्न आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट की ओर। ये देखिए, यही है मेन, यही आवर्त सारणी जो है इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यही वर्तमान में जो है सब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अभी कोई ज़्यादा किसी ने भी दिया नहीं है आधुनिक आवर्त सारणी। ये जो सारणी है ये सबसे ज़्यादा सफल सारणी है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा सफल सारणी है, क्योंकि इसको किसने दिया था, हेनरिक मोजले ने। जितने भी अभी तक आवर्त सारणी के बारे में बताया है, किसने किसने बताया, पहले बताया डोबराइनर ने, उसके बाद न्यूलैंड साहब आए, उसके बाद आपका दिमित्री मेंडलीफ साहब आए। इन तीनों ने जो बताया, इनका वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान था। लेकिन साथियों मैं बताऊं, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी आपका देख रहे हैं, इसका जो ये किसने दिया है, ये दिया है मोसले ने। किसने दिया है, मोसले ने दिया है। इसका जो वर्गीकरण का आधार था तत्वों का, वो था परमाणु संख्या। क्या था, परमाणु संख्या था। इसलिए सबसे सफल माना गया और सफल हुआ भी, माना नहीं गया, हुआ सफल, ठीक है ना। तो इनमें क्या है साथियों, देख सकते हैं ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना, सॉरी ये दोनों नहीं, इधर में ये दोनों जो आपको दिख रहा है ये आते हैं एस ब्लॉक में। क्या आते हैं, ये एस ब्लॉक में। और जो ये दिख रहा है आपको वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, ये आते हैं आपके डी ब्लॉक में। किस में आते हैं, डी ब्लॉक में। इसको लिख लीजिए, वर्ग 1 से लेकर 2 तक एस ब्लॉक में आते हैं, और वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं। इसको संक्रमण तत्व बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो आपका वर्ग 13 से 18 तक तत्व है, इसको रखा गया पी ब्लॉक में। किस में रखा गया, पी ब्लॉक में, ठीक है ना। और अभी जो हम बात कर रहे थे लैंथेनम और एक्टिनाइट की, जिसको जगह नहीं दे पाए थे मेंडलीफ, तो वो आते हैं आपके एफ ब्लॉक में नीचे। आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको दोनों दिख रहा है ना नीचे, ये आते हैं आपके एफ ब्लॉक में, ठीक है ना। इसको आप अच्छे जो जो हमने बोला वो लिख लीजिए। इसको क्या कीजिए, आप अच्छे से लिख लीजिए। इनमें भी 14 तत्व है, इनमें भी 14 तत्व है। तो यानी कि एफ ब्लॉक में टोटल 28 तत्व है। कितने तत्व है, 28 तत्व, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो आवर्त सारणी है, इधर हो गया आपका, यानी इधर से जा रहे हैं, मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए, इधर है दायां और इधर है बायां। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसका हम ऐसे यूज करेंगे, बाएं से दाएं किधर होगा, है ना। तो इधर बाएं से दाएं और इधर दाएं से बाएं। बात समझ गए ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो पूरा तत्व है, ये जो आवर्त सारणी किसने दिया है, मोसले ने। आगे पढ़ते हैं कुछ। अब देखिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जो प्रश्न आएगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी से ही आते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इसे हम पढ़ रहे हैं। 1913 में साथियों मोसले ने बताया था। ये जितना भी मेंडलीफ का जो गलती हुआ, सबको सुधार किया मोसले ने। सिर्फ मेंडलीफ का ही नहीं, सबका जितना हुआ सबको इन्होंने ठीक किया। 1913 में इन्होंने बताया अपने आवर्त सारणी को। इस नियम के अनुसार क्या है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होंगे, वो उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होंगे। यानी कह सकते हैं परमाणु संख्या के लिए, परमाणु संख्या से सब चीज़ जो है गुण निर्भर करेगा। किसने कहा था, मोसले ने। और आपका मेंडलीफ ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होंगे, बल्कि मोसले ने क्या कहा, परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होंगे, ठीक है ना। और देखिए इन्होंने क्या कहा मोसले ने, तत्वों के जो रासायनिक गुण होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया, अम्ल क्षार पढ़ाया, धातु पढ़ाया, उनमें से बहुत बार हम यूज किए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। जैसे हम सोडियम ले लिया, परमाणु संख्या 11 होता है, 2, 8, 1। तो साथियों जो रासायनिक गुण होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करेंगे, ठीक है ना। यही बात इन्होंने कहा था। और क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसके आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह है। मेंडलीफ का क्या था, उसमें भी 7 आवर्त था, उसमें लेकिन 8 ही समूह था। इसमें क्या साथियों, 18 समूह है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर साथियों देख सकते हैं। 7 आवर्त आपको हम गिन के बताते हैं। देखिए 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3, 4, 5, 6, 7 आवर्त क्या होता है, जो क्षैतिज है। देखिए क्षैतिज है ना, क्षैतिज हम जो कर रहे हैं, ये लेटा हुआ,
क्षैतिज जो होता है, क्षैतिज कतार में जो होता है उसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और वर्ग कितने हैं, जिनको समूह भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी कहते हैं, वो 18 है। देख लीजिए आप इधर टोटल देखिए यहाँ पर 18 होगा आपको, है ना 18 यहाँ पर, यानी कि गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से लेकर 18 तक। तो वर्ग 18 आवर्त 7, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये मोस्टली के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है इतना तक आप समझ गए हैं। अब देखिए प्रश्न जो आता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रेंड से प्रश्न आता है, यानी कि इनका ट्रेंड चलता है ना कि बाएं से दाएं जाने पर घटेगा बढ़ेगा, वर्ग में नीचे ऊपर से नीचे आने पर क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, ये बहुत बार पूछा जाता है और इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसको आज हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं आवर्त में, क्या देखते हैं आवर्त में। आवर्त हम आपको समझा दिए हैं, जो लेटा हुआ ऐसे करके है वो आपका क्या है, आवर्त है। ठीक है ना, बस इतना पढ़ लेंगे चैप्टर, ये खत्म हो जाएगा। प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम, इतना समझिएगा। जो इससे प्रश्न आएगा ना आवर्त सारणी से, उनको आप हल कर पाइएगा अच्छे से, नंबर आपको मिलेगा। तो आवर्त में बात कर रहे हैं। आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 होती है। यानी कि 1 से 8 का मतलब क्या है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो थोड़ा बढ़ रहा है ना, थोड़ा इसको हम करके इधर बताते हैं आपको। साथियों मैंने अभी आपको बोला कि बाईं से दाईं का मतलब क्या है, ऐसे। तो इधर देखिए लिथियम लीजिए, बेरिलियम लीजिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 8, फ्लोरीन 9, 10। तो परमाणु संख्या बढ़ रहा है ना, परमाणु संख्या क्या है, बढ़ रहा है। तो परमाणु संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। दिखा दे क्या, लिथियम बेरिलियम लेकर आपको दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं आपको हम। ठीक है ना, जैसे हम लिथियम ले लिया, ठीक है ना, परमाणु संख्या कितना होता है लिथियम का, 3 होता है। फिर ले लेते हैं बेरिलियम, परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो क्या होगा, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 1, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 2। तो देखिए लिथियम जब बाएं से दाएं जाएंगे तो लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम आएगा। तो लिथियम का देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखिए लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वहीं बेरिलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 से 2 हो गया ना, इसी तरह बढ़ते जाएगा। अब लिथियम और बेरिलियम के बाद देखते हैं कौन आ रहा है। लिथियम यहाँ देखिए बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर लिथियम आया, बेरिलियम आया, फिर कौन आ रहा है, बोरॉन आ रहा है। अब बोरॉन का परमाणु संख्या 5 है, कार्बन का 6 है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। समझ गए ना ये पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हम साथियों लिखे हुए हैं। ठीक है ना, फिर है बाईं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। समझ गए ना, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता कौन होगा ज़्यादातर, सिंपल सी बात है, अधातु होगा। कौन होगा, अधातु होगा। और आपको पता है कि अधातु कहाँ रहता है, आवर्त सारणी में अधातु कहाँ रहता है, अधातु तो बाएं साइड रहता है। देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो बोलेगा आवर्त सारणी में अधातु का स्थान क्या है, बोलेगा सॉरी दाएं साइड। किधर है, हम गलती बोल दिया, दाएं साइड है। ठीक है ना, बाएं साइड तो इधर हो गया ना। ठीक है, बाएं से दाएं गए साथियों। इधर जो है ना मोस्ट ऑफ द क्या, इधर नॉन मेटल है, अधातु है। और अधातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो माइनस चार्ज आता है, यानी कि नेगेटिविटी ज़्यादा होता है। धातु कभी भी इलेक्ट्रॉनिविटी धातु का कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, धातु विद्युत ऋणात्मकता कभी जल्दी नहीं होंगे, लेकिन अधातु बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो अधातु मिल रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा ना। वही हम बोल रहे हैं साथियों यहाँ पर कि बाएं से दाएं जाने पर जो है ना विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट जो हमने लिखा है वो उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या क्या है। धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण का मतलब क्या है, धातु के लक्षण, परमाणु त्रिज्या, अपचायक प्रकृति घटते हैं। अब देखिए बाएं से दाएं जा रहे हैं, दाएं में क्या है, अधातु है। जहाँ अधातु बढ़ रहा है तो धातु घटेगा, तो वही बात है, धातु के लक्षण घटेगा। परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, घटेगी। परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, घटेगी।
परमाणु त्रिज्या का मतलब हो गया परमाणु आकार। परमाणु आकार घटेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, ठीक है ना। क्यों घटेगी ये भी थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना। हम देख लेते हैं मैग्नीशियम को, देखते हैं मैग्नीशियम को देखते हैं, और देख लेते हैं एल्युमिनियम को। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, तो मैग्नीशियम को इधर हम लिखते हैं साइड में, मैग्नीशियम को साइड में लिखते हैं। तो क्या होता है Mg परमाणु संख्या 12। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2 8 2, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसका परमाणुविक संरचना, परमाणुविक इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाते हैं। तो 3 कक्षा है ना, देख लीजिए कितना कक्षा, 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा। तो ये हम 3 कक्षा बना देते हैं, तो अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पर जब दिया हमको ऑप्शन 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और ये हम 3 बना लिया, ठीक है ना। तो पहला कक्षा में इसमें एक नाभिक भी होगा, ये नाभिक अलग होगा, नाभिक को आप कक्षा में नहीं गिन सकते, ठीक है ना। कक्षा क्या होता है साथियों कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं। पहले कक्षा पहला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ठीक है ना। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसमें, ठीक है ना। क्या आप लिखेंगे, फिर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये मैग्नीशियम हो गया। अब एल्युमिनियम का बनाते हैं। एल्युमिनियम का साथियों, एल्युमिनियम का क्या होगा, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या 13 होता है। तो क्या होगा, इधर थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, परमाणु संख्या 13 होता है। तो कितना हो जाएगा 2 8 3 होगा, यही होगा ना। यानी इसमें भी 3 ही कक्षा है, इसमें भी साथियों 3 ही कक्षा है। तो 3 कक्षा है, इसमें भी देखते हैं। तो इसमें भी क्या ऐसा ही बनेगा, सिर्फ ऐसा ही बनेगा, सेम ऐसा ही बनेगा, 1 2 ये आपका 3, और इसमें एक नाभिक बना दीजिए, ठीक है ना। इसमें सेम ऐसा ही बनेगा। इसमें यहाँ पर 2 बना दीजिए, 1 मिनट यहाँ कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ साथियों इसमें आपका 2 बनेगा, इसमें आपका 8 बनेगा, ठीक है ना, 8 बना दीजिएगा, इसमें आपका 3 बनेगा, ठीक है ना। अब जरा हमें ये बताइए कि जो नाभिक जो आपको दिख रहा है, ये नाभिक, इसमें कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। तो प्रोटॉन साथियों धनात्मक होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक। हम यहाँ दर्शा देते हैं P+N। प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखिए जिसका जितना परमाणु संख्या उसका उसमें उतना प्रोटॉन। तो मैग्नीशियम का क्या है 12 परमाणु संख्या है, तो मैग्नीशियम का कितना होगा, इसमें 12 प्रोटॉन ही होगा। कितना होगा, 12 प्रोटॉन होगा। तो 12 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 12 होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 12, देख लीजिए ना, 2 8 10 12 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम का, क्योंकि ये इस पर अभी ना आवेश कोई नहीं है ना, इस पर अभी आवेश नहीं है, क्रिया ही किसी से नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन भी समान होगा। जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या। तो 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है। तो ये साथियों 12 प्रोटॉन क्या करेगा, इस 12 इलेक्ट्रॉन को, अब प्लस माइनस आपको पता है आकर्षित होगा ना, प्लस माइनस क्या होगा, आकर्षित होगा। तो 12 प्रोटॉन जो है 12 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और इधर भी देखिए, इधर 13 है, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, तो 13 प्रोटॉन, इसमें भी सीधी सी बात है। और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 13, क्योंकि ये किसी से अभी अभिक्रिया वगैरह नहीं किया है, तो इलेक्ट्रॉन इनका उतना ही होगा जितना प्रोटॉन की संख्या है। तो हमें आप ये बताइए कि 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, कौन ज़्यादा मजबूती से अपने से जुड़ कर रहेगा। तो सीधी सी बात है, 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन जो है अपने से ज़्यादा जुड़ कर रहेगा। अपने से क्या करेगा, ज़्यादा जुड़ कर रहेगा। और ज़्यादा जुड़ कर रहेगा तो आकार क्या होगा, कम होगा। आकार क्या होगा, कम होगा। आकार कम, परमाणु त्रिज्या कम। बात समझ में आया। मैग्नीशियम देखिए 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे। तो 12 प्रोटॉन है, 12 यहाँ 13 प्रोटॉन है, तो जहाँ ज़्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ज़्यादा मजबूती से बंधे होंगे, और जहाँ कम होगा वो ज़्यादा मजबूती से नहीं बंधे हुए। ज़्यादा मजबूती से बंधने का मतलब क्या होगा कि आकार कम है उसका, आकार क्या है उसका, कम है। और ज़्यादा मजबूती से नहीं बंधा है मतलब आकार ज़्यादा है। तो यहाँ इसका आकार साथियों क्या कम होगा, इसका आकार थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। बात समझ में आया क्या, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उनको देख लेते हैं। अपचायक प्रवृत्ति। देखिए
अपचायक कौन होता है? मैंने आपको पहले चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, उसमें मैंने ऑक्सीकारक और अपचायक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। अपचायक साथियों वो होते हैं जिनका ऑक्सीकरण होता है। जिनका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होते हैं? अपचायक होते हैं। अब ऑक्सीकरण कौन कराएगा? ऑक्सीकरण कौन कराएगा? धातु कराएगा ना। अब बाएं से दाएं जा रहे हैं, दाएं में तो अधातु है, तो अधातु थोड़ी अपचायक होगा, अधातु तो उपचायक होंगे, इसीलिए क्या होते हैं? अपचायक प्रवृत्ति घटते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव, ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। साथियों आयनन विभव क्या होता है? आयनन विभव होता है किसी भी गैसीय परमाणु में, किसी भी गैसीय परमाणु के बाहर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा देना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव का दो नाम और है। आयनन विभव को आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं, सब इसी का नाम है। समझ गए ना? तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? गैस का सिर्फ बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? गैस का। और बाएं साइड तो धातु है ना, धातु गैस में तो जल्दी रहता नहीं है, तो अधातु गैस है, इसलिए क्या है? बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। समझ गए ना? अब बात करते हैं ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति। अब दाएं जाने पर क्या है साथियों? अधातु है, दाएं में अधातु है ना। अब अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, मैंने आपको पहले ही धातु अधातु चैप्टर में बता दिया है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं। तो सीधी सी बात है, दाएं साइड में अधातु है तो उसके ऑक्साइड क्या होंगे? अम्लीय प्रवृत्ति होंगे, तो बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब सेम वही होता है जो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है? बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ गए ना? वैसा ही सेम डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी होता है। ठीक है ना? इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लेने में जो ऊर्जा मिलती है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेने में, बाहर से किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन लेने में जो ऊर्जा निकलती है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आयनन विभव में क्या है? इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा देना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऊर्जा निकलेगा। समझिए बात को ना? इलेक्ट्रॉन अगर ले रहे हैं तो ऊर्जा निकलेगा, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं तो ऊर्जा देना पड़ेगा। समझ गए ना? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे पूर्ण देखते हैं। बाएं से दाएं जाने पर कक्षा की संख्या समान रहेगी। अभी मैंने आपको बताया मैग्नीशियम लिया, एल्युमिनियम लिया, दोनों में कितना था? 3-3 कक्षा था कि नहीं? तो कक्षा की संख्या समान है। ठीक है ना? इतना समझ गए। अब देखते हैं वर्ग में। ये तो पूरा हम आवर्त में देख लिया, वर्ग में देखते हैं साथियों। वर्ग में क्या है? वर्ग में ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण, अपचायक प्रकृति, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति में वृद्धि होती है। अब परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या है? परमाणु आकार बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ेगा, मैंने आपको भी डिटेल में एक्सप्रेशन दिया। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, धात्विक गुण भी बढ़ेगा। साथियों होता क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको इधर आवर्त सारणी में लेकर चलता हूँ। ऊपर से नीचे है ना, ऊपर से नीचे देखते हैं। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाइएगा धातु का गुण बढ़ता जाता है। अब बाएं से दाएं जाते थे तो अधातु का गुण बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है धातु घटेगा। एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा ना। अगर कोई पूछेगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातु का गुण बढ़ेगा घटेगा, तो सीधी सी बात है धातु का गुण बढ़ेगा। अगर धातु का गुण बढ़ रहा है तो अधातु का गुण घटेगा। समझ गए ना बात को? अब आपको पता है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के, जस्ट बोला है ना हमने। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी? नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। क्या होगी साथियों? बढ़ेगी। और अपचायक प्रकृति भी बढ़ेगी, अपचायक प्रकृति भी बढ़ेगी। तो वही सारा चीज़ हमने जो है लिख दिया है। ठीक है ना? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो देखिए वही सारा चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो धात्विक गुण भी बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु संख्या ज़्यादा होगा तो ज़्यादा उसमें क्या होगा? आकारथी होगा। और फिर है अपचायक प्रकृति, ऑक्साइडों की क्षार प्रकृति में वृद्धि होगी। आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। आयनन विभव क्या होगी साथियों? और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? घटती है।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता सेम है आपका, जो विद्युत ऋणात्मकता है। अब धातु ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है, बिल्कुल या नहीं होता है। तो क्या होगा, नीचे जाने पर तो धातु गुण बढ़ रहा है, और धातु गुण बढ़ रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, घटेगी। और आयनन विभव भी क्या होगा, घटेगा। आयनन विभव मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी गैसीय परमाणु, अब किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा देना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है। समझ गए ना। चलिए, धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, सीधी सी बात है भाई, ऊपर से नीचे आ रहा है, धातु ही आ रहा है तो क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सीजियम है, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो जो इस वीडियो को पूरा देखा है ना, समझिए कि एक भी प्रश्न उसका छूटने वाला पीरियोडिक टेबल से नहीं है। इतना इससे मैंने आपको करा दिया है, इससे ज़्यादा आपका बाहर नहीं जाना वाला। अगर आपको लगता है कुछ और इसमें पढ़ाना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा अब आपको प्रश्न नहीं छूटेगा इस क्लास के देखने के बाद पीरियोडिक टेबल से। आप प्रीवियस ला के देखिए, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। और मैं PDF इसका नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ, तो कृपया करके आप PDF के चक्कर में ना रहिए। आप अच्छे से लिखिए वीडियो को रोककर, जहाँ समझ नहीं आए एक भी पॉइंट आप कमेंट कीजिए, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आलतू फालतू कमेंट का मैं जवाब नहीं देता हूँ, आलतू फालतू कमेंट बहुत करते हैं। जो पढ़ाई से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड, वो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, और मैं देता हूँ भी, कहीं पूछते भी हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।